अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इंट्रोडक्शन टू बिजनेस मैथमेटिक्स कोड 1349 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन कवर करेंगे और इसके अलावा इसके एग्जांपल्स कवर करेंगे। देन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चैप्टर नंबर 1 जो आपका था वो भी आसान था। ठीक है, उसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं थी फाइंड करने वाली, लेकिन आपका चैप्टर था, मैंने आपको कवर करवाया। ठीक है। और उसके अलावा चैप्टर नंबर 2 भी आपका आसान था, उसमें 2-3 फार्मूला थे, लेकिन वो भी चैप्टर आसान है। ठीक है। लेकिन जो ये आपका चैप्टर नंबर 3 है ना, मैथमेटिक्स फाइनेंस पार्ट 1, ठीक है, ये जो आपका पहला चैप्टर था ये आपका था एक सेकेंड, ये था बिजनेस अरिथमेटिक पार्ट 1 और ये आपका है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस पार्ट 1। ठीक है। तो यानी कि इसका भी एक सेकेंड दूसरा पार्ट होगा, इसके भी 2 ही पार्ट्स हैं। ठीक है। लेकिन ये जो चैप्टर है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है फर्स्ट और सेकंड की निस्बत। पहले मैंने सोचा था कि ना मैं ये वाला चैप्टर आपको ना बाद में करवाऊंगी, 3 और 4 वाला चैप्टर आपको लास्ट पे करवा के पहले जो आसान चैप्टर्स हैं ना वो करवा दूं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये इम्पोर्टेंट है, पहले इम्पोर्टेंट वाला करवा देती हूँ, फिर चले आसान से ही, लेकिन वो बाद में कर लेंगे, वो आपको थोड़े टाइम में भी हो जाएगा। ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर आपका 3 है। अब आप पेज नंबर ओपन करें 32 पे। बेसिकली आपका ये जो चैप्टर है ना वो 2 चीज़ों पे कंसिस्ट कर रहा है। किस पे? एक इसके अंदर आपको 2 टॉपिक्स इसमें आपको पढ़ाए जाएंगे इस पूरे चैप्टर में। एक आपका टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड और एक आपका जो टॉपिक है ना वो कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है। ठीक है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस होंगे ना वो तो बहुत आसान है, आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट वाले जो क्वेश्चन है ना उसमें थोड़ा सा आपको ना मुश्किल फेस करनी पड़ेगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका जो आज का जो लेक्चर है ना उसमें मैं आपको कवर करवाऊंगी। मेरा दिल है, पहले मैंने अभी जब वीडियो स्टार्ट की है ना तो मैंने सोचा है कि मैं आपको एग्जांपल्स आज कवर करवाऊँ, एक्सरसाइज कल कवर करवा दूँ। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इस तरीके से करती हूँ कि ये जो आपके क्वेश्चंस है ना, एक्सरसाइज का पेज नंबर ओपन करें 38, इसमें जो आपके ये फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं ये आपके सिंपल इंटरेस्ट के हैं और आगे कंपाउंड इंटरेस्ट के हैं। और मैंने आपको अभी बताया कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ना ये आसान है, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना वो थोड़ा मुश्किल है। ठीक है। करवाऊंगी मैं आपको ये दोनों ही, लेकिन मेरा दिल है कि मैं आज आपको सिंपल इंटरेस्ट की एग्जांपल्स करवा देती हूँ। ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट की ही प्रॉब्लम्स करवा देती हूँ, ताकि अगर आप एक सीक्वेंस से एक टॉपिक को कवर करेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है एग्जाम्पल्स, हमारा टॉपिक नहीं है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड ही हम अपनी प्रॉब्लम्स कवर करेंगे। ठीक है। सबसे पहले ये इंटरेस्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लोगों ने खुद पढ़ लेनी है। उसके बाद प्रिंसिपल, टाइम और इंटरेस्ट रेट, ये डेफिनेशंस भी आपने खुद पढ़ लेनी है, मैं आपको जस्ट समझाऊंगी। ठीक है। अब देखें कि ना अक्सर होता है कि हम बैंक से लोन वगैरह लेते हैं। ठीक है। बैंक से जो हम लोन लेते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने बैंक से लोन लिया 5000 रुपये का। ठीक है। लेकिन हमने, आपको पता है ना कि बैंक कभी भी, बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ज़रूरी नहीं कि मैं बैंक की बात करूं, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमें लोन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन कभी किसी ने फ्री में किसी की मदद की है? कभी भी नहीं। हर कोई इसके बदले में कुछ ना कुछ चार्ज करता है। तो जो भी लोन के ऊपर चार्ज करता है ना हमेशा इंटरेस्ट चार्ज करता है, चाहे वो बैंक हो या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो। जो आपको लोन प्रोवाइड करे वो इसके बदले में आपसे इंटरेस्ट लेता है। अब वो ये नहीं करता कि वो सिर्फ आपसे इंटरेस्ट ले, वो आपसे 2 चीजें वापस लेता है। एक तो वो वाली अमाउंट जो वो आपको देता है वो भी वो लेता है, और उससे ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट भी आपसे वो वापस वसूल करता है। ऐसा ही है ना। फॉर एग्जांपल आप एक बैंक में गए हैं और आपने उससे 5000 रुपये लोन लिया है। ठीक है। अब जब आपने उससे 5000 रुपये लोन लिया 2 मंथ के लिए, तो 2 मंथ के बाद क्या वो बंदा आपसे या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्या वो आपसे 2 महीने बाद 5000 रुपये वापस लेगा? बिल्कुल नहीं। अगर वो 2 महीने बाद आपसे 5000 रुपये ही वापस ले तो इसमें उसका क्या फ़ायदा? इसमें तो उसका कोई फ़ायदा ना हुआ। तो फिर वो क्या करता है, इसके ऊपर आपको कहता है कि आपने मुझे इस अमाउंट के ऊपर 2% आपने मुझे इंटरेस्ट देना है।
या आप इसको कर लो 10% आपने मुझे इंटरेस्ट देना है, ठीक है। तो अगर आप इस वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे तो वो आई थिंक आप ये सपोज फिगर है, मुझे डायरेक्ट मैंने कंफर्म नहीं है कि इसका 10% 500 ही बनता है, ठीक है। मैं अभी आपको एग्जांपल दे रही हूँ तो उसमें सपोज फिगर्स ले रही हूँ, ठीक है। तो सपोज फिगर लिया मैंने कि जो इसके ऊपर इंटरेस्ट की अमाउंट आ रही है ना वो 500 आ रही है। अब जब 2 मंथ गुजरेंगे तो आप लोग क्या करोगे, 5000 भी पे करोगे और ये जो उसके ऊपर इंटरेस्ट की अमाउंट है ये भी पे करोगे। ये आप लेते वक्त आपने सिर्फ एक चीज ली है, 5000 पे देते वक्त आप 2 चीजें दोगे, एक आप ये अमाउंट भी दोगे और एक इसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस भी दोगे इंटरेस्ट के फॉर्म में। तो ये जो प्रिंसिपल लिखा हुआ है इंटरेस्ट के, तो आपको समझ आ गया इंटरेस्ट क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम देते हैं, हम जो लोन किसी बंदे से लेते हैं उसके ऊपर जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे होते हैं वो हमारा इंटरेस्ट कहलाती है, ठीक है। तो इंटरेस्ट आपको पता चला क्या होता है कि जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हो, जो हम प्रिंसिपल और ये इंटरेस्ट का मिक्सचर हम जो कंबाइन करके वापस करते हैं ना, इंटरेस्ट होता है। अच्छा, प्रिंसिपल क्या होता है कि ये जो आपने एक्चुअल अमाउंट लिया है ना बैंक से, तो ये जो अमाउंट आपने असल में ली है वो आपकी जो अमाउंट होगी वो आपका प्रिंसिपल कहलाता है। इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, ये इंटरेस्ट फ्री होती है, यानी कि जो असल अमाउंट आप बैंक से ले रहे हो। आपने बैंक से कितनी अमाउंट उधार ली है, आपने बैंक से 5000 रुपये लिया, तो ये 5000 रुपये की अमाउंट यहाँ पे प्रिंसिपल कहलाएगी, ठीक है। तो आपने याद रखना प्रिंसिपल वो क्या होता है, प्रिंसिपल वो अमाउंट होती है जो आप उधार लेते हो, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, टाइम की क्या डेफिनेशन, टाइम पीरियड आप ये पढ़ लीजिएगा। टाइम पीरियड क्या होता है कि आप जो इंटरेस्ट ले रहे हो ना, आप कितने टाइम पीरियड के लिए ले रहे हो, आप 1 महीने के लिए ले रहे हो, 2 महीने के लिए ले रहे हो, साल के लिए ले रहे हो, आप कितने टाइम पीरियड के लिए ले रहे हो, तो ये वो होता है। और ये जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, ये आपका डिपेंड कर रहा होता है टाइम पे कि आप कितने टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट ले रहे हैं। उसके बाद ये जो होता है ना परसेंटेज में आपके पास गिवन होता है 2%, 5%, 7%, ये आपका होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद आज का हमारा जो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। अगर कहीं पे क्वेश्चन में लिखा होगा कि आप फाइंड इंटरेस्ट, फाइंड इंटरेस्ट का क्या मतलब है, और सिंपल इंटरेस्ट का वर्ड ना लिखा हो, सिर्फ लिखा हुआ इंटरेस्ट, और उसके अंदर मैं आपको 2 चीजें बताती हूँ। अगर एक आपके पास स्टेटमेंट है, डाटा गिवन है, उसमें लिखा हुआ है इंटरेस्ट और कुछ भी नहीं लिखा कि फाइंड इंटरेस्ट, तो आपने याद रखना है कि जहां पे इंटरेस्ट आ जाएगा ना फाइंड इंटरेस्ट, उसका मतलब है कि आपने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। SI शॉर्ट फॉर्म होती है सिंपल इंटरेस्ट की, ठीक है। और दूसरी बात आपने याद रखनी है, अगर कहीं पे इंटरेस्ट भी नहीं लिखा और डाटा भी सारा ये गिवन है, तब भी आपने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। अगर किसी क्वेश्चन में कंपाउंडेड एनुअली लिखा हो, चले वो मैं आपको फिर कंपाउंड वाले टॉपिक में बताऊंगी, बस आपने याद रखना है। अगर सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ इंटरेस्ट का वर्ड लिखा है लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि कंपाउंड इंटरेस्ट है या सिंपल इंटरेस्ट है, तो आपने याद रखना है सिंपल इंटरेस्ट जहाँ पे लिखा होगा इसका मतलब है आपने ये सिंपल करके लिखा हो तो आपने इस तरह उसका मतलब लेना है कि सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। यानी कि सिर्फ इंटरेस्ट लिखा होगा लेकिन आपने मतलब समझना है कि सिंपल इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला अप्लाई करना है। जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है SI और इसका जो फार्मूला है ना वो है PI और N। P का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, और I का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको पता है ना कि रेट डिस्काउंट वाले क्वेश्चन भी किए हैं, डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन भी किए हैं कि रेट ऑफ डिस्काउंट या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और चीजें होती थी और उसकी अमाउंट और चीज है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी रेट ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और चीज है और इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट और चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो I का मतलब है ना उसका मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट और N का मतलब है टाइम पीरियड, ठीक है। अच्छा, आप ना ये वाला फार्मूला PIN याद करने में आसान है लेकिन इसकी लॉजिक समझना मुश्किल है, भूल जाता है कि I क्या है। जो मेरी बुक थी ना, मेरी बुक है मतलब जो मैंने अभी BCom में ख़त्म की है, उसमें जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला था ना वो इस तरीके से था, SI इक्वल टू PRT, ठीक है। ये मेरा फार्मूला लिखा होता है। ये फार्मूले होते हैं कि बेसिकली आपको प्रोसीजर सेम रहे तो आप बेशक यही कर लीजिएगा, ये इसको छोड़ दीजिएगा, इसकी जगह ये कर लीजिए, है दोनों का पर्पस सेम, प्रोसीजर सेम। देखिए पता है क्या, यहाँ पे I का क्या मतलब है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप यहाँ पे इंटरेस्ट ही समझ लोगे। N का मतलब भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन R लिखोगे ना तो डायरेक्ट ज़हन में सिग्नल आएगा, R का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट और T का मतलब है टाइम। अब यहाँ पे N के मतलब से अगर आप कंफ्यूज हो गए N क्या चीज होती है आपको फिर याद नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन T से आपको फौरन याद आ जाएगा कि T का मतलब होता है टाइम। तो आप PRT बेशक लिख लो इसका फार्मूला, या PIN लिख लो, ये आपकी मर्जी है, इनमें से जो मर्जी चूज कर लो, ठीक है। लेकिन P का मतलब क्या होता है प्रिंसिपल, I का मतलब क्या होता है इंटरेस्ट और N का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ ईयर्स। अब ये
आपके पास वैल्यूज गिवन होंगी, आपने इसमें पुट करना है, उनको मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें ना ये होता है कि इसमें ये चीज आपने देखनी है कि आपका जो ये अगर आप इस फार्मूला को फॉलो करें, मैं इसी फार्मूला के आपकी बुक के हिसाब से आपको कर देती हूँ, आप इसको रहने दो, ठीक है। आपका जो आई है यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और आपका जो एन है यानी कि टाइम पीरियड, इनका जो यूनिट होता है ना वो हमेशा सेम होना चाहिए। अगर इनका यूनिट सेम ना हुआ और आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपका आंसर गलत आएगा, हमेशा गलत आएगा, ठीक है। इनका जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। अब यूनिट का क्या मतलब है, अगर ये चीज आपके पास जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास मंथ में गिवन है तो आपने अपना टाइम पीरियड भी मंथ में ही आपका होगा। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयर्स में गिवन है तो आपका टाइम पीरियड भी ईयर्स में ही होगा। अब देखें क्वेश्चन में जो इसमें पार्ट आएगा ना मुश्किल, वो ये होगा कि आपका ये जो इनके यूनिट्स होंगे ना वो चेंज होंगे। एक चीज जो होगी वो आपके पास मंथ में गिवन होगी, दूसरी साल में गिवन होगी। एक चीज साल में गिवन होगी, दूसरी मंथ में गिवन होगी। तो आपने खुद इनको कन्वर्ट करना है और एक दूसरे इक्वल करना है, इनका यूनिट सेम करना है, फिर आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा भी हुआ है, यहाँ पे आप देखें ना, इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है, डेट द टाइम पीरियड फॉर एन एंड आई शुड बी कंपेटिबल विद ईच अदर। If it is described as a percentage per year, then n must be expressed in number of years. अब देखें कि वो इसमें कह रहे हैं कि जो अगर नंबर ऑफ टाइम आपका ईयर में है ना, तो अगर आपका ये आई यहाँ पे लिखा हुआ था, कहाँ गया, अगर आपका आई ईयर्स में है ना, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ईयर्स में है, तो आपका जो नंबर टाइम पीरियड होगा वो भी आपका ईयर्स में होगा। अगर आपका आई जो है यहाँ पे लिखा हुआ, अगर आपका जो आई है वो मंथ में है तो आपका जो टाइम पीरियड है वो भी हमेशा मंथ में होगा। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, उसमें इनके जो यूनिट्स होंगे वो चेंज होंगे, एक मंथ में होगा, एक ईयर में होगा, एक ईयर में हो जाएगा या मंथ में हो जाएगा, कुछ ना कुछ चेंज होगा, मुश्किल होगा। फिर आपने इनका यूनिट सेम करने, अगर आपने इनके यूनिट सेम किए बिना क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। और यहाँ पे उन्होंने लिखा भी हुआ है इट इज नेसेसरी, इट इज, यहाँ पे भी इट इज नेसेसरी, यानी कि हर हाल में हमने इनके यूनिट्स को इक्वल करना है। अच्छा, अब ना एक चीज तो इसमें यह है कि सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में एक चीज तो ये है कि आपको कहा जाएगा कि आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करें। आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, इनके यूनिट्स को इक्वल करना है और आपका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड हो जाएगा। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में आपको कह देंगे कि आपने क्या करना है, आपने एक्यूमुलेटेड अमाउंट भी फाइंड करनी है, ठीक है, ये वाली अमाउंट आपने एक्यूमुलेटेड अमाउंट फाइंड करनी है, तो उस टाइम आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। अब आप ये वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और ये वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं, लेकिन ये आसान है, यही वाला प्रेफर कीजिएगा। इसी को हाईलाइट कर लें, ये वाला आपने एक्यूमुलेटेड अमाउंट को फाइंड करने के लिए फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। अब ये अमाउंट होती क्या है, ये वो अमाउंट होती है कि जब आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों की वैल्यूज को मिला के जो टोटल अमाउंट जिससे अभी आपने लोन लिया होता है किसी भी बैंक से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, आप उससे जो वापस करते हो ना, ये वो वाले अमाउंट होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने भी आपको प्रीवियस एग्जांपल दी थी ये वाली कि 5,000 रुपये आपने लोन लिया, तो 5,000 रुपये तो आपका हो गया प्रिंसिपल, उसके ऊपर जो 10% यानी कि 500 रुपये आपने एक्स्ट्रा पे किया, ये आपका हो गया। ये यहाँ अगर ये इसको देखें तो ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको देखें तो ये आपकी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, और इसको 2 मंथ्स को देखें तो ये आपका टाइम पीरियड यानी कि एन। और अगर आप जब बैंक को 2 महीने के बाद टोटल अमाउंट वापस करेंगे ना, तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको 5,000 भी वापस करोगे और आप उसके ऊपर ये इंटरेस्ट की वैल्यू भी वापस करोगे, तो टोटल आप क्या करोगे, आप उससे 5500 रुपये वापस करोगे, ठीक है। तो वो जो 5500 रुपये आप वापस करोगे ना, टोटल अमाउंट, फाइनल अमाउंट जिसके अंदर इंटरेस्ट भी ऐड होगा और प्रिंसिपल भी ऐड होगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड अमाउंट। और एक्यूमुलेटेड अमाउंट को फाइंड करने का ये फार्मूला होता है, ठीक है। ऐसा यानी कि जो आपने सिंपल आपने इंटरेस्ट फाइंड किया है और उसके ऊपर प्रिंसिपल जो आपने टोटल अमाउंट बैंक से ली थी वो, ठीक है। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्यूमुलेटेड अमाउंट की, ठीक हो गया। उसके बाद आप हमारे पास एक ही एग्जांपल है इसकी सिंपल इंटरेस्ट की, वो कवर करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 3 years लोन ऑफ 3 years लोन ऑफ ₹60,000 रुपीज इशूड बाय अ बैंक इफ इट चार्ज सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर ईयर। At the end of the 3rd year, principal plus interest is to be repaid. Calculate the interest for the 3 years period and what amount will be repaid at the end of 3 years. इस क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है,
कि 60,000 पे हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रिंसिपल है, यानी कि वो अमाउंट है 60,000 पे जो हमने बैंक से उधार ली है, ठीक है। उसके अलावा जो 12% है ये वो है जिसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हुआ है। टाइम पीरियड कितना है, 3 ईयर्स का हमारे पास टोटल टाइम पीरियड है। और इस क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए क्या कहा गया, उन्होंने कहा है कि आपने इंटरेस्ट की वैल्यू भी फाइंड करनी है और आपने वो अमाउंट भी फाइंड करनी है जो एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर हमें पे करनी है। यानी कि इसमें 2 चीज़ें फाइंड करनी है, एक हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है और दूसरा हमने एक्यूमुलेटेड अमाउंट फाइंड करनी है, ठीक है। अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट। ये तो हमें पता चल सिंपल इंटरेस्ट लिखा हुआ तो डायरेक्ट सिग्नल गया कि अच्छा ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से आया है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ये सिंपल इंटरेस्ट का वर्ड ना लिखा होता, सिर्फ इंटरेस्ट लिखा होता, तभी आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात आए और कंपाउंडेड क्वार्टरली ये लफ्ज आप लिख लें अपने बुक पे, और कंपाउंडेड क्वार्टरली का लफ्ज उसके साथ बिल्कुल हरगिज यूज ना हुआ हो, तो उस सूरत में वो जो आपके पास क्वेश्चन होता है ना, वो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता है। स्टोरी सम जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें सोल्यूशन मुश्किल नहीं होता, लेकिन क्या होता है उसकी जो स्टेटमेंट होती है ना, उसको समझना मुश्किल होता है। तो अब मैंने आपको हिंट बताया कि इंटरेस्ट हो और उसके अंदर कंपाउंडेड एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, कंपाउंडेड से रिलेटेड, कंपाउंडेड इस तरह लिखा होगा, कंपाउंडेड आगे लिखा होगा, कभी सेमी एनुअली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, ETC, इस तरीके से लिखे होंगे। इनमें से हरगिज कोई लफ्ज उस स्टेटमेंट के अंदर नहीं लिखा होना चाहिए। अगर इनमें से कोई लफ्ज नहीं लिखा हुआ, सिंपल एक इंटरेस्ट लिखा हुआ है इस तरीके से, तो आप समझ जाओ कि ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। और आपके पास जो डाटा, अगर आपको स्टेटमेंट नहीं ना समझ आ रही, आपके पास जो डाटा गिवन है उसको ना इस फॉर्म में लिखना स्टार्ट करो। ये हमारे पास ये हमने लोन की अमाउंट है, यानी कि ये जो बैंक ने हमें लोन इशू किया, इतना तो समझ आ रहा है ना कि ये बैंक ने इशू किया है। तो बैंक हमें हमेशा अमाउंट वो देता है जिसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं होता, बाद में हम उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट फ्री अमाउंट आपके पास क्या है, प्रिंसिपल है। ये यहाँ पे रेट ऑफ परसेंट, ये तो आपके पता है ना, ये 12% पर ईयर, ये आपके पास, ये आपने पर ईयर, ये आपने याद रखना है कि ये सिर्फ 12% पे आपकी बात खत्म नहीं हो रही। ये आज जो लिखा होता है ना, पर ईयर, पर मंथ, पर सेमी एनुअली, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपने ये पूरा का पूरा लिखना है, ठीक है। उसके बाद एन आपके पास, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास कितने हैं, 3। फाइंड क्या करना है, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है और उसके बाद हमने एक्यूमुलेटेड अमाउंट फाइंड करनी है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला SI = PIN फार्मूला पुट कर दिया। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास है, प्रिंसिपल है, बिल्कुल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बिल्कुल है, हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं, टाइम पीरियड है, बिल्कुल है। अब हमें इनमें से कुछ भी फाइंड नहीं करना, बस इनको आपस में PIN आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट का। हमें बेसिकली खुद से कुछ भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब आप देखें, मैंने आपको हमेशा कहा है कि हमेशा ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ना, आप इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कर लिया करें, फिर क्वेश्चन को सोल्व करना आसान होता है। चाहे किसी भी चीज़ का रेट ऑफ डिस्काउंट हो, डेप्रिसिएशन का रेट हो, या किसी भी चीज़ का हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया करें, सॉल्व करना आसान होगा। 12% है, 12 डिवाइडेड बाय 100 करें, इन दोनों को डिवाइड करें, 0.12 आपके पास आएगा, ठीक है। अब PIN, P की अमाउंट क्या है हमारे पास, P का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की अमाउंट क्या है 60,000, यहाँ पे पुट करें, मल्टीप्लाई का साइन लगाएं। I का क्या मतलब है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के सिंपलेस्ट फॉर्म हमने क्या की है, 0.12। अब देखिए मैंने आपको बताया कि इन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, मैं यहाँ पे भूल गई थी, ठीक है। अब ये देखें ईयर में और ये भी ईयर में है, ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे हमें इस लाइक दलदल में फंसने की ज़रूरत ही नहीं है कि इसका यूनिट कन्वर्ट करें, सेम करें, किस तरीके से करें। तो अभी ये जो आपके पास सिंपलेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि इनका यूनिट बिल्कुल सेम है, ये भी ईयर में, ये भी ईयर में, हमें इनमें से किसी को एक दूसरे में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना जिसमें हमें इनका यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर मैं आपको लाजमन बताऊँगी। अगर यहाँ पर इनका यूनिट चेंज होता तो मैं इसको आपस में एक बार ज़रूर करती, फिर उसके बाद ज़रूर इनके यूनिट इक्वल करने के बाद फिर मैं इसकी वैल्यूज़ को फाइनल फार्मूला में पुट करती, अदरवाइज ऐसा बिल्कुल नहीं करती, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू का 60,000 मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट की सिंपलेस्ट फॉर्म हमने की 0.12 मल्टीप्लाई बाय 3, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2106,000, और ये आपके पास SI की वैल्यू है। SI का मतलब क्या है, ये आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि फाइनल वैल्यू, ठीक है, वट अमाउंट विल बी रिपेड एट द एंड ऑफ द 3 ईयर, के 3 सालों के बाद हमें फाइनल कौन सी अमाउंट पे करनी है। तो ऑब्वियसली वो सिर्फ हमें इंटरेस्ट नहीं पे करना, सिर्फ हमें प्रिंसिपल पे नहीं करना, बल्कि इंटरेस्ट भी पे करना है, सिंपल अमाउंट भी पे करनी है, दोनों चीज़ें हमें पे करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों चीज़ें पे करने का मतलब क्या है कि हम एक्यूमुलेटेड अमाउंट फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे,
ए इस साइड पे आ जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। प्रिंसिपल इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 60,000 पुट कर देंगे प्लस फार्मूला का आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट वो अभी हमने फाइंड किया 21,600 यहाँ पे लिख दें। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करें तो आपके पास 81,600 रुपीज आ जाएंगे और ये आपके पास एक्यूमुलेटेड अमाउंट है। अब यहाँ पे पूरा लिख लीजिएगा, एक्यूमुलेटेड अमाउंट है, ये वो अमाउंट है जो आपने पे करनी है। यानी कि आपने बैंक से सिर्फ 60,000 रुपया लिया था, सिर्फ 60,000 रुपये, लेकिन 3 सालों के बाद आप जो पे करेंगे वो 81,600 रुपीज पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सिंपल इंटरेस्ट की एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई है। आगे जो आपका टॉपिक है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इट्स कंपटीशन लिखा हुआ है शायद, अच्छा जो भी है। ठीक है, तो ये जो कल जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना वो ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला होगा और मैं इसके रिलेटेड आपको इस टाइम एग्जांपल्स नहीं करवा सकती, मुझे काम है, तो मैं आपको ये बाद में थोड़ी देर बाद मैं इसको ना आपको एग्जांपल स्टार्ट करवा दूँ। सॉरी, एग्जांपल्स तो कवर हो गए सिंपल इंटरेस्ट की। इसका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना पेज नंबर 38 पे, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद स्टार्ट करवाती हूँ।